नमस्कार। हिमवंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर अमित पवार जी मौजूद हैं, जो पोखरी में पशु चिकित्सक के पद पर तैनात हैं। और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो विषय है लंपी स्किन रोग और इसका नियंत्रण और इसकी प्रभावी रोकथाम। इस पर हम थोड़ी देर चर्चा करना चाहते हैं। और एक कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है, जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी सर, एक जो बीमारी, जो लंपी स्किन रोग, जो पशुओं में एकदम भयानक तौर पर फैल रही है और इससे जानवरों को बहुत खतरा भी हो रहा है, कई जानवरों की मौत भी हो चुकी है। सबसे पहले सर, ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि किस तरह की ये बीमारी है और उसके लक्षण क्या आ रहे हैं। देखिए, ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है जो वायरस से फैलती है, इसीलिए इतनी तेजी से फैलती है। मेन जो इसका कारण होता है फैलने का, यानी जो खून चूसने वाले कीट, मक्खी, मच्छर, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो खून चूसते हैं, जी जनरली वो फैलाते हैं। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये सुना होगा आपने, राजस्थान से शुरू हुई थी। जी प्लेन के ज़्यादातर इलाकों में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थी, हमारे हिल स्टेशन पे कम थी ये बीमारी। पर इस बार क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जानवरों का ट्रांसपोर्ट होता है, लोग खरीद के लाते हैं नीचे से जानवर, तो उनके उनके अंदर किसी के अंदर ये वायरस रहा होगा। ठीक है, पहले से क्या होता है कि वायरस कई बार डोमेट फॉर्म में पड़ा रहता है, क्योंकि वो बीमारी सो नहीं करता है। जैसे ही उसका सीजन आता है, टाइम आया, जानवर स्ट्रेस में आया, तो ये ब्लड के अंदर आगे से काम अपना बीमारी फैलाना शुरू किया। जी जी तो मक्खी मच्छर उनके साथ, जी क्योंकि एक मक्खी मच्छर, जैसे क्या होता है कि उस समय जो रेंज बताई गई थी भाई 200 किलोमीटर जी तक एक मच्छर काटते हुए इस बीमारी को फैला सकता है, एक जी सिंगल मच्छर। जी तो वो जहाँ जहाँ तक जाएगा, किसी दूसरे हेल्दी जानवर को काटेगा, उसके अंदर ये बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। एक बार क्षेत्र में इस तरीके से जो खून चूसने वाले कीट पतंगे हैं उनके थ्रू फैल गई है, तो फिर क्या होता है कि जिन जिनको अब होने लगी एक बार, तो उनका क्या होता है कि आप देखोगे कि स्किन के ऊपर गांठें बनने लगती हैं। जी इस तरीके की गांठें शरीर के अंदर भी बनती हैं जी, सिर्फ, जिस तरह से इसमें बनी हुई हैं, ये जो है, ये जिसमें दिख रही है इस तरह से। छोटे छोटे ही नोड्यूल बन जाते हैं जी स्किन के ऊपर, जी जो सूखने के बाद झड़ने भी शुरू हो जाते हैं, तो गहरा गड्ढा बन जाता है वहाँ जी पे, जो जी घाव बनेगा वो जी काफी गहरा बन जाता है। इसी तरीके जिन जानवरों की डेथ होती है, ये जनरली इसी तरह के नोड्यूल उनके अंदर भी होते हैं शरीर में, हार्ट पे बन जाते हैं, लंग्स में बन जाते हैं, तो उसी नोड्यूल्स की वजह से डेथ भी होती है। जी तो ये जो नोड्यूल्स होते हैं जो शरीर के ऊपर बनते हैं, ये भी झड़ के नीचे गिरते हैं, तो ये भी इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। उनके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पशु आ गया, या जो जानवर जिसको हो रखी है उसकी लार के कांटेक्ट में, या फिर कोई आपके किसी गौशाला के अंदर किसी एक गाय को हो रखा है, और एक ही आदमी उसकी देख रेख कर रहा है, उनके पास दूसरी गाय भी है, तो यदि वो उसके साथ लगा हुआ है, उसको हाथ लगाता है, उसके घाव को छूता है, और बिना हाथ धोए सैनिटाइज किए हेल्दी जानवर को भी छूता है, तो चांस होते हैं कि उसको भी हो जी जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा, ये तो हो गया तरीका इसका फैलने का कि किस तरीके से फैलती है, जी इसलिए इतनी तेजी से फैल रही है। जी अब क्योंकि वायरल डिजीज है, इसको कोई भी वायरल डिजीज होती है, जैसे आपने कोरोना का नाम लिया था उस समय, तो कोई भी वायरल डिजीज का डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट कोई मेडिसिन होती नहीं है। जी इसकी जो रोकथाम है, या तो टीकाकरण काम करेगा इसके ऊपर, या फिर सिर्फ हमें कुछ मैनेजमेंट इस तरीके का करना है कि हम बीमारी को फैलने ही ना दें, जी उससे बचाव करें। जैसे सावधानी ही बचाओ है, उस समय ये सब नारा दिया गया था, क्यों? क्योंकि भाई हमें फैलने से रोकना है अब, क्योंकि उसका डायरेक्ट इलाज तो कर नहीं पाएंगे। जो जी लक्षण आएंगे जी सिर्फ ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, जो घाव बनते हैं। अब वायरल डिजीज है तो घाव भी बनेंगे, बुखार भी आएगा, खाना छोड़ेगा जानवर, तो हमें उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि बुखार आया तो जब तक बुखार बन रहा है बुखार का ट्रीटमेंट किया जाएगा, घाव बन गए तो घाव की देख रेख की जाएगी। वायरस तो 4-5 दिन के बाद शरीर से निकल जाता है। जी जो जानवर वीक होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, या प्रेगनेंसी में है, किसी और वजह से कम खा पी रहा था पहले से, किसी और बीमारी से ग्रसित ग्रस्त था। था और साथ में उसको ये भी हो गया, जी तो उन्हीं जानवरों की जनरली डेथ होती है। नहीं जी तो 4-5 दिन के बाद ये उसको वीक करके और घाव बना के निकल जाता है। जी जी घाव जरूर, क्योंकि बहुत गहरे घाव होते हैं, तो 15-20 दिन ले लेते हैं ठीक होने में। लेकिन जो पशु की मृत्यु उन्हीं की होती है जो इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें यही ध्यान रखना होता है कि जैसे ही लक्षण दिखाई दिखाई देने शुरू होते हैं,
तो नज़दीकी जैसे हमारा हॉस्पिटल पड़ता है, हमारी 2 डिस्पेंसरी भी हैं यहाँ नज़दीक में, इधर सरमोला में भी आ सकते हैं या जी नौली में आ सकते हैं। जी तो उसमें क्या है कि आप दवाई लेके उसको पहले दिन से ही शुरू कर दें तो घाव बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। वो क्या होता है कि जो घाव बनने वाले हैं या बुखार है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। 4-5 दिन के बाद जब तक हम सिम्पटम के बेस पे ट्रीटमेंट करते रहते हैं, वायरस शरीर से निकल जाता है। या फिर क्या करना है कि जिनके यहाँ ये बीमारी फैली हुई है, उन लोगों को अपने जिन जानवरों को हो रखी है, उनको थोड़ा गौशाला से अलग उनको अलग कर उनको दिया अलग जाए, कर दें बस। उनका क्वारंटीन खाना कर दिया खाना जाए। पीना अलग से रखें उनका। जी जी, स्वस्थ उनके जो पशुओं से। कपड़े हैं वो भी सब अलग रहें। जी पहले स्वस्थ पशुओं को खाना दें, उन दूध निकालना है उनका निकालें, फिर बीमार पशुओं के पास जाएँ। यदि आप बाई चांस किसी तरह से और उनका खाना-पीना सब कुछ करने के बाद अच्छे से हाथों को धोएँ, सैनिटाइज़ करें। पाँव को अपनी तो। गौशाला के चारों तरफ चूना डाल के रखें जी जिससे कि आप अंदर बाहर आते जाते जी जी उसके ऊपर पैर रखे जाएं। जी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भाई घाव जो बना हुआ है नोड्यूल कहीं पे गिरा हुआ था, हम्म। आपने उसके ऊपर पैर पड़ गया, वो पैरों के साथ आपके वायरस नहीं तो आ जाएगा। जी तो चूने पे क्या है कि पैर रखे जाएं। जी अंदर मक्खी मच्छर की रोकथाम रखें। जी तो मक्खी मच्छर की रोकथाम के लिए क्या करना है कि अब तो जो दवाइयाँ आती हैं कीटनाशक उनका स्प्रे किया जा सकता है। गौशाला के अंदर हाइपोक्लोराइट या सोडियम परमैंगनेट जो होते हैं एंटीवायरल स्प्रे जिसे हमारा कोरोना के टाइम पे किया जाता था, हम्म। अपनी गौशाला को सैनिटाइज किया सैनिटाइज जाए। कर सकते हैं उससे जी कि वायरस जिससे वहाँ पे ना रहे। जी और हाथों को अच्छे से साफ करना है। जिस भी पशु को ये लक्षण आते हैं उसको क्वारंटीन कर दें, अलग कर दिया जाए। जी उसकी डाइट अच्छी रखी जाए, जी स्ट्रेस में नहीं आने दिया जाएगा। हम्म, फर्स्ट डे से ही दवाई शुरू कर दें जानवर हम्म, की। और वैक्सीनेशन का देखो इसमें क्या रहता है, टीकाकरण भी इसका एक इलाज है अच्छा। लेकिन क्या होता है कि टीकाकरण जनरली पहले हो जाना चाहिए जी पशुओं का, जी क्योंकि ये एक नॉर्मल रूटीन की बीमारी नहीं है। जी पिछले साल ही पहली बार आई है। जी जैसे खुरपका मुंह पका या गला घोटू बीमारियां जो हम्म, हैं ये एक हमारे वैक्सीनेशन शेड्यूल में चलती हैं जी विभाग के, जी क्योंकि जिनका हर साल हमें साल में 2 बार वैक्सीनेशन करना ही करना है क्योंकि वो रेगुलर आने वाली बीमारी है। लंपी क्या हुआ क्योंकि कई सालों के बाद पिछले साल कुछ लक्षण दिखाई दिए थे, पहाड़ों में वो भी नहीं थे। तो एक रेगुलर रेगुलर वैक्सीनेशन शेड्यूल में नहीं थी क्योंकि हमें इसका करना ही करना है तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन। इसमें जो है क्या मतलब टीका बना हुआ है इसका? टीका एक्चुअल में देखो डायरेक्ट लंपी का तो नहीं कहेंगे, जी सेम इसी तरीके की बीमारी बकरियों में होती थी। हम्म। तो वही क्योंकि ये वायरस और वो वायरस वो सेम कैटेगरी के हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में फ्लू वैक्सीन भी यूज हुई है हम्म। क्योंकि भाई ये वायरस और फ्लू का लो, वायरस एक एक ही जैसा था जैसा। तो फ्लू वाली वैक्सीन ने काम किया। जी जी तो सेम इसी तरीके से इसमें था कि जो बकरियों में होने वाली बीमारी थी जी इसी तरीके की, हम्म। तो उस क्योंकि सेम कैटेगरी के वायरस थे दोनों, उस वैक्सीन ने बहुत अच्छा काम किया है। नीचे जितने जानवरों को लगी थी किसी को ये बीमारी इस बार नहीं आई है, रोकथाम भी हुई है। इस समय लगाना थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि 14 से 21 दिन लेती है जी वैक्सीन काम करने में जी नीचे तक। बाई चांस हम वैक्सीन लगा देते हैं और क्योंकि क्षेत्र में एक वायरस फैल चुका है, जी यदि जिस पशु को हमने लगाई और उसको बाई चांस वायरस आ चुका होगा तो वैक्सीन लगते ही उसको बीमारी हो जाएगी होगा ये। जी क्योंकि हम भी वायरस ही डाल रहे हैं जी शरीर में जी और जी वो पहले से इफेक्ट है तो उसका अच्छा, वायरस का लोड बढ़ जाएगा और एकदम से बीमार हो जाएगा। बीमार हो जाएगा। जी तो इस समय तो बेस्ट तरीका सबसे यही होता है कि आप उनको बीमार पशुओं से अलग रखें, अपनी गौशाला को सैनिटाइज रखें, हाथों को अच्छे से साफ रखें, खाना पीना उनकी डाइट अच्छी रखें। थोड़ा भी लक्षण बुखार का या किसी भी तरह का दिखाई देता है तुरंत दवाई लें, पहले दिन से दवाई स्टार्ट कर दें। जी उस इसी तरीके से हम बचा सकते हैं। अब तो ये है कि जितने जानवरों को एक बार अफेक्ट करते हुए जाएगी, ऐसा नहीं कि सबको होगा। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो सब बचते रहेंगे जी इससे। जी और तुरंत हमारे पास अब दवाइयाँ पहले भी हम एक बार ला चुके हैं, अभी परसों फिर से आ गई हैं। जी बहुत इफेक्टिव है दवाई जी इसमें। अभी जितने लोग भी लेके जा रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर सभी के पशु स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ हो तो रहे वो हैं। बहुत अच्छा सा हल्का लोड आ रहा है जो हम्म, कितनों को थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं दवाई देते ही ठीक भी हो रहे हैं। जी जी तो जी इतना इतना ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सूचना दें एकदम से और दवाई तुरंत ले जाए। बिल्कुल। तुरंत दवाई लेंगे और 100% ठीक होगी। बहुत ज़्यादा इसमें अभी टेंशन लेने वाला मैटर नहीं अच्छा है। और सर। ऐसा भी नहीं कि डेथ होनी ही होनी है, जी जी सिर्फ घाव बनने हैं ऊपर, उन घाव को जरूर टाइम लगता है ठीक होने में जो घाव अच्छा इसमें जैसे अब बात आती है जैसे जो पशु जो है प्रेग्नेंट है, हाँ गर्भावस्था में है, तो उसको क्या ज़्यादा खतरा है? हाँ देखो जो गर्भावस्था में जो पशु हैं उनका इम्यून सिस्टम डाउन रहता है, वो स्ट्रेस में रहते हैं वो
जी, जी। तो ऐसे में यदि वायरस वायरस का देखो काम क्या होता है, अभी जैसे कोरोना में हुआ था, जितने लोग एजेड लोग थे जो किसी दूसरी बीमारी से ग्रस्त थे, ऑलरेडी डायबिटीज वाले प्रॉब्लम थी उनको जी, या जी, हार्ट की जी। प्रॉब्लम थी, हुँ, यानी मेन क्या है, क्योंकि वायरस है तो वायरस के अगेंस्ट आपका शरीर ही काम करता है। इम्यून हुँ, सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, हुँ। जितना हेल्दी पशु होगा वो उतना अच्छा लड़ेगा उससे। तो क्या जो प्रेग्नेंट पशु होते हैं उनका इम्यून सिस्टम डाउन रहता है थोड़ा। जी, तो ऐसे में यदि वायरस भी उसके ऊपर अटैक करता है तो चांस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं हेल्दी पशु के कंपेयर में, या जो यावत नहीं है पशु उसके कंपेयर में। इसके लिए रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, जी सर। या फिर किसी और बीमारी से ग्रस्त चल रहा हो बिल्कुल, पहले से, बिल्कुल, ज़रूर। उनके लिए थोड़ा सा रिस्क। अच्छा, जैसे कोई जानवर जो है इससे इसकी डेथ हो जाती है, हम्म। तो इसके लिए जो है किस तरह से प्राविधान है कि क्या इसको जो है किस तरह वायरस ना फैले? देखो यदि किसी पशु की मृत्यु इस बीमारी की वजह से यदि होती है तो क्योंकि उसके ऊपर फिर घाव बने हुए होंगे, जी। नोड्यूल होंगे उसके ऊपर छोटे छोटे, वो नोड्यूल जहाँ पे भी गिरेंगे, या कई बार क्या होता है कि आसपास कोई कुत्ते वगैरह होते हैं, उन्होंने बाई चांस उसको खा खा लिया किसी वजह से, और फिर वो अंदर आ जाते हैं किसी गौशाला में, या गांव के अंदर आ गए, दूसरी गौशाला भी है वहाँ पर, तो उनके थ्रू वो वायरस फैल सकता है। जी। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि एक तो गाँव से दूर कोई हुँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना आना ना हो, लोगों का एक तो जाना आना ना हो, जंगली जानवरों का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रकोप ना रहता हो, या जो कुत्ते उसके अंदर रहते हैं आपके गाँव के अंदर, उनका जाना आना ना हो जिस जगह पे। तो एक ऐसी जगह कोई भी ढूंढ के रखें, 1.5 से 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे उसमें, जी। और चूना और नमक, नमक क्या होता है कि उसको जल्दी गलाने का काम करता हुँ, है, हुँ। साथ ही चूना डालेंगे तो चूना एक तरह से सैनिटाइज का काम करता है, वायरस को मारने का हुँ, काम हुँ, हुँ। करता है। उसको गड्ढा खोद के एक लेयर तो नीचे बिछा दें, और एक लेयर उसके ऊपर, ऊपर डालें। नीचे चूना, नीचे भी, और नमक भी थोड़ा सा, हुँ। उसके ऊपर जानवर, और जानवर के ऊपर फिर ये है कि कम से कम 1 फीट की लेयर बना सके तो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा डाल पाएंगे उतना वो जल्दी गलेगा भी, एक तो उसको, और जो वायरस है वो वहीं का वहीं मर जाएगा, उसको अच्छे से दबा दें। सर, अब बात आती है कि जब जानवर इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके इम्यून सिस्टम तो डाउन रहता हाँ है, हाँ। तो उसको जो है जैसे एनर्जी मिले और उस रोग से वो लड़ सके, किस तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, देखो, चारे की आवश्यकता होती है? हाँ चारा, इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त होता है पशु, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, क्योंकि जो भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई चलेगी चलेगी, या फिर घाव बन गए हैं तो उसके लिए भाई दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई चलेगी, जो एंटीबायोटिक भी चला देंगे क्योंकि घाव हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन होगा। साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे बी कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा काम करता है, जी, या फिर ये अपना हेल्दी स्वस्थ वो हरा चारा खिलाएं। जी, नहीं पशु कोई प्रॉपर खा पा रहा तो उसको कम से कम चोकर देते रहें साथ में, या फिर ये क्या बोलते हैं, जैसे खांड होती है या मीठा कुछ भी, ये उन पशुओं के लिए एनर्जी मेंटेन रहे जो प्रॉपर खा नहीं पा रहे हैं, जी, तो जी, उनके लिए चोकर और मीठा ये चलाते रहें, बोल के उसको खिलाते रहें, जी, या फिर आटा दे दें, आटे की पेड़ी बना के दे सकते हैं, जी, हरा चारा खिलाते रहें। साथ ही मिनरल मिक्सचर और बी कॉम्प्लेक्स में कवर हो जाता है वो जनरली विटामिन भी, विटामिन और मिनरल के हमारे यहाँ भी अवेलेबल रहता है ये पाउडर, ये इस दौरान जरूर देना है, मिनरल मिक्सचर और विटामिन जी मल्टीविटामिन, सर। ये जरूर देने हैं इस समय, क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं जो जी, डेफिशिएंसी जी, हो जाती है। तो ये अस्पताल में भी अवेलेबल है। इस पूरी बीमारी के दौरान ये जरूर चलते जी, रहे, जी। अगर 4-5 दिन लगते हैं तो अपना वही, जिस दिन से भी लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं, यदि कोई पहले से नहीं खिला रहा तो कम से कम मिनरल मिक्सचर और विटामिन उस दौरान जरूर खिलाए, अगले 5-6 दिन तक। जी सर, अब बात आती है सर ग्रामीण अंचलों की, क्योंकि हमारा पूरा पर्वतीय जनपद है, नॉर्थ जनपद जो, तो उनमें जो है एक तो जो विकट भूगोल है उसके कारण जो है यहाँ पर उस तरह से जो है अभी अवेयरनेस नहीं हो पाया और बीमारी नहीं है। तो किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हैं कि क्या किया जाए अगर जो है इस तरह की बीमारी आए, तो आप जो है किस तरह से मैसेज लोगों को देंगे? देखिए, यदि इस तरीके की बीमारी, अब धीरे धीरे वैसे तो लोग समझने लगे हैं, लेकिन किसी भी तरह के लक्षण जिसमें सबसे पहले लक्षण क्या होगा कि बुखार बनना शुरू होगा जानवर को, यदि इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है जिसमें बुखार बनता है, तो सबसे पहले नज़दीकी जो भी हमारी डिस्पेंसरी या अस्पताल है वहाँ जरूर एक बार सूचना दें। खुद से इलाज में ना लगें, जब तक हम लोगों को सूचना नहीं देंगे तो हम एटलीस्ट बता देंगे कि किस समय इस बीमारी के लक्षण चल रहे हैं, तो कितना ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि नहीं ये पता होने की वजह से कि ये हो सकता है कि भाई ये लंपी है, नॉर्मल बुखार समझ के, और हमारी ही गलती से वो बीमारी दूसरे जानवरों में फैल सकती है। तो एक बार कम से कम हम लोगों से संपर्क कर लें आकर अस्पताल पे,
जो भी दवाई होगी हम दे देंगे, और उसके साथ साथ ये भी बता देंगे कि कैसे ध्यान रखना है कि दूसरे जानवरों में या पशुओं में ये बीमारी ना फैले। और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इलाज है इस बीमारी का। ज़्यादातर पशु ठीक होते हैं, डेथ रेट बहुत ही कम है, मृत्यु दर इसमें जो है वो 1 से 2% रहता है। वो भी बहुत रेयर केसेस में, कोई पशु बहुत ही ज़्यादा पहले से वीक है या ज्ञापन है, सिर्फ उन्हीं के लिए खतरा है। नहीं तो सिर्फ घाव बन के छूट जाते हैं, उन घाव का इलाज करते रहना पड़ता है। उसमें देसी हमारा हल्दी तेल भी यूज कर सकते हैं घर का, घाव का जैसे घाव का ट्रीटमेंट होता है, हमारे यहाँ उसके लिए दवाइयाँ भी आई हुई हैं लगाने की, वो दे सकते हैं। बस क्या है, यही करना है कि बिना किसी तरह से पैनिक हुए सबसे पहले नज़दीकी जो भी पशुपालन की डिस्पेंसरी या अस्पताल है वहाँ पर जाएं, सूचना दे दें इसके बारे में कि किस तरीके के लक्षण है, और वहाँ से आपको समझा दिया जाएगा। जी सर। सर आज आप हिमंत प्रदेश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपने इस बीमारी के बारे में खास चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो आज जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी हमारी लंपी स्किन रोग, जो बाहर के देश से हमारे देश में आई है, और उसके बाद राजस्थान, यूपी और तमाम स्टेटों के बाद अब यहाँ उत्तराखंड में भी ये बीमारी आई है। और डॉक्टर साहब के आपने बात सुनी कि किस तरह से उन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया और क्या इस बीमारी में होता है, और आपको किसी भी तरह से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जानवरों को जिस तरह से इसका उचित इलाज है और उचित समय पर जो जो चीज़ें जो है डॉक्टर साहब ने बताई, उसको जो है आप अवश्य करें, ताकि जानवर स्वस्थ रह सके और आपको जो है आर्थिक नुकसान न हो सके। नमस्कार।